हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चेतन क्लासेस में। हम लोग लगातार एमसीक्यू सीरीज से क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि ये सारी क्लास हमारे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बिहार लेवल पे हो या फिर हमारे स्टेट लेवल के सीजीएल, एसएससी या फिर बिहार एसएससी, बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम्स, खास करके जो स्टेट पीसीएस होते हैं, इन एग्ज़ाम्स में हमारा क्वेश्चन सीधा मिल सके, इसलिए हम लोगों ने ये क्लास लाया है। चलिए, आज का टॉपिक है सल्तनत कालीन बिहार। सल्तनत काल में बिहार के बारे में जो भी एमसीक्यूज़ होगा, हम उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश रहेगी हमारा कि यहाँ से लगभग आपको सारा इम्पोर्टेंट ही एमसीक्यूज़ दिया गया है, ऐसा है। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस क्लास को पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल चैतव क्लासेस पे जुड़ के वहाँ से इसका पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। कौन था बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। टेस्ट कौन था? इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन मिलाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या फिर रजिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ही वो पहला शासक होता है जो कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करता है। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार जमाया? किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार जमाया था? तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा हिसामुद्दीन एवज। इल्तुतमिश हिसामुद्दीन एवज को 1225 में हराता है और बिहार पर अधिकार कर लेता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? इनमें से कौन सल्तनत काल में, याद रखिएगा, सल्तनत काल में। सल्तनत काल कब से कब तक चलता है? 1206 से शुरू होता है सल्तनत काल और लगभग आपको 1400-1500 लोधी वंश तक चलता है। इसलिए सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन से हमारा तुगलक खां, यानी कि कौन नहीं था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इनमें से कौन नहीं था आपको बता दें। मुवारिज खां ये बिहार के प्रांतपति नहीं थे। चलिए 5 नंबर प्रश्न। किस काल में बिहार और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? किसका? बिहार पे दिल्ली सल्तनत का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। यह था तुगलक काल में। कौन सा? तुगलक काल में। इसका आंसर हो जाएगा तुगलक काल। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जो भी न्यू हैं इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ आपको ये क्लास कैसा लगता है ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी, अगर आपको कुछ खराबी लगता है या फिर आप कुछ अलग क्लास चाहते हैं तो उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज़ ला सकें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप ही के सपोर्ट से हमारा 315 सब्सक्राइबर पूर चुके हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो बिहार का जो कर्नाट वंश का शासक था, याद रखिएगा, इसी में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। हरि सिंह देव, कर्नाट वंश का शासक कौन थे? हरि सिंह देव। इसे पराजित कौन किया था? इसे पराजित करने वाले जो थे ये फ्रेंड्स, ये गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। आपसे पूछा जा सकता है कभी क्वेश्चन, तो बिहार में गयासुद्दीन तुगलक ने किस कर्नाट वंश शासक को हराया था? तो वो भी आप याद रखिएगा। उसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए, हरि सिंह देव। इसलिए आप क्वेश्चन थोड़ा आराम से देखें और हो सके तो आप इसको 1 से 2 बार पीडीएफ फॉर्म में भी आप वहाँ से रिविजन कर ले। चलिए 7 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? उसे जीत करके बिहार का नगर का नाम क्या कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 नंबर का जो आंसर होगा, ये 7 नंबर का आंसर आपको जो एक होगा, दरभंगा तिरहुत को क्या कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया गया
था। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में सारा कुछ जान ले, थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा। आपको बता दें, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का स्थापना हुआ था 1206 में। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। ये कब हुआ था? जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है। और गुलाम वंश की स्थापना कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का ही एक सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और गुलाम वंश की स्थापना के बाद 1206 के बाद 1200, उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। गुलाम वंश कब तक रहता है? चलिए इसे मिटाते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं साइड में। गुलाम वंश कब तक रहता है? थोड़ा सा आप साइड में देखिए। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहता है। फिर आपको देखिए 1290 से 1320, कब? 1320, 20 मतलब 1320 से याद रखिएगा। 1320 वर्ष 20 खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश का खत्म करने के बाद जो खिलजी वंश का संस्थापक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक। इसके बाद आता है आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर के, कब? 1320 से लेकर के 1398, 1320 से लेकर के 1398 तुगलक वंश होता है। तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करते हैं। उसके बाद तुगलक वंश के बाद आपको दिखेगा सैयद वंश। सैयद वंश आपको दिखेगा 1414 से 1414 से आपको दिखेगा ये 1451। कब तक दिखेगा? 1451 तक दिखेगा। फिर आपको लास्ट में सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, ये भी नोट कर दीजिए। और लास्ट में लोदी वंश आता है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 कौन सा होता है? बहलोल लोदी, याद रखिएगा। कौन? बहलोल लोदी स्थापना करते हैं, लोदी वंश का स्थापना। चलिए आते हैं हम लोग अपना मेन क्वेश्चंस पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दरभंगा में एक दुर्ग जमा मस्जिद का निर्माण, दरभंगा में एक दुर्ग और जमा मस्जिद का निर्माण, याद रखिएगा। ये देखिए दुर्ग और जमा मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करवाने वाला सुल्तान कौन था? दुर्ग और जमा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश से संबंधित है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी आपको बता दें, बिहार शरीफ थी। कहाँ है? बिहार शरीफ थी। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार का राज्य नाम बिहार किसने दिया था? कई बार आपको बौद्ध ग्रंथ प्राचीन में देखा जाता है, यहाँ पे बौद्ध लोग कई सारे आते थे। बौद्ध लोग यहाँ पे आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। अब प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध शिक्षा धर्म के लिए, जहाँ पे चीनी यात्री कई सारा, फायान, संयुगन, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सभी चीनी यात्री वहाँ पे आए और यहाँ से बौद्ध की शिक्षा ग्रहण किए। तो बिहार आपको बता दें प्राचीन से ही शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। इसलिए बिहार को शिक्षा के संबंध में पहले बहुत ही आगे माना जाता था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा बिहार, और बुद्ध के रहने के कारण से इसे विहार कहा जाता है। जब बुद्ध यहाँ रहते थे इसको विहार, वो से पूरा कहा जाता था विहार। अंग्रेज इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो बिहार बोल दिए। इसका क्या बोल दिए? बिहार। तो लेकिन तुगलक वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत के अधीन में इसका नाम बिहार कौन रखा, ये क्वेश्चन हमसे किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा 10 नंबर का, इसका आंसर डी होगा, तुर्कों के द्वारा। क्या होगा आंसर? तुर्कों के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको बौद्ध अगर वहाँ से दिख जाए तो बुद्ध के कारण जरूर आप मारिएगा। इसका आंसर विहार था, तभी कौन सी था? विहार प्रदेश नाम था। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बिहार नाम का बिहार किस काल में ये नाम ही पड़ा? इस बार काल पूछा गया, तो काल जो होगा तुगलक काल में इसका नाम बिहार पड़ा था। कौन सा? तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम का मकबरा, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? ये पूछा जा रहा है। मलिक इब्राहिम और मलिक बयां, और नहीं यानी कि या, दोनों से कोई एक ही आप नाम यूज कर सकते हैं। ये बिहार के प्रशासक किस काल में रहा था? 12 नंबर क्वेश्चन से इसका जो आंसर होगा तुगलक काल में, ये तुगलक काल में ये रहा था। खास करके आपको तुगलक काल में बिहार में कई सारा इधर उधर देखने को मिल जाता है। नालंदा को भी आपको बता दें, नालंदा को जो नष्ट करने वाला था, इसे आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, बख्तियार खिलजी ही ना नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ये जो बख्तियार खिलजी ऐबक का साथी माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का।
और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते हुए, यानी कि हॉर्स पोलो जिसको अभी कम भाषा बोलते हैं, उससे गिर के मृत्यु हो गई थी 1210 में। बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा किस जगह पे स्थित है? मलिक बयां का मकबरा आपको बता दें, ये बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। चलिए 14 नंबर प्रश्न, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? चिरमपोश नाम ही है तो क्या करेगा? चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? ये फिरोज तुगलक ने किया था। कौन किया था भेंट? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक एक फारसी अभिलेख से मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से क्या मिलता है? बिहार शरीफ के से। कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ से मिलता है। ये बिहार से कहाँ से मिलता है? जनरली क्वेश्चन ये था। 16 नंबर, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? जो उत्तर बिहार में कर्नाट शासक था, इसका जो अंत हुआ किस शासक के द्वारा किया गया था? 16 नंबर प्रश्न, आपको बता दें इसका सुल्तान मोहम्मद तुगलक के काल में हुआ था। ये मोहम्मद तुगलक के काल में हुआ था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक, आप ना मार सकते हैं इसका आंसर, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 14 नंबर, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? कौन सी सदी में? 14वीं सदी में। ये वैनवार वंश का शासक आरंभ करवाया गया था। कौन सा? वैनवार वंश का शासक आरंभ करवाया गया था। 18, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक छत्र प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी नंबर, शिव सिंह। क्या आंसर होगा इसका? शिव सिंह। 19 नंबर, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तुर्क गतिविधि के प्रमुख जानकारी का स्रोत पूछा जा रहा है, तुर्क गतिविधि का। तो इसका क्या हो जाएगा? तबकाते नासिर, अकबरनामा, तारीख हिंद या फिर वाक़याते मुस्ताकी। इसका जो आंसर होगा तबकाते नासिर, इसके बारे में महत्वपूर्ण हमें जानकारी देती है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? बिहार का कौन सा सुल्तान था जो कि इब्राहिम लोदी के काल में क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। तो आप ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया, दरिया खां नुहानी, हसन खां सूरी, फरीद खां या फिर अब्बास खां शेरवानी। इसका जो आंसर होगा दरिया खां नुहानी। क्या हो जाएगा आंसर? दरिया खां नुहानी। चलिए 21 नंबर, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ? बिहार के जो जनजातीय क्षेत्र के लिए सबसे पहली बार झारखंड क्षेत्र का प्रयोग कब हुआ था? ये 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था। और 2000 को देखते हैं, बिहार से झारखंड पूरी तरीके से अलग होकर के एक अलग राज्य का निर्माण होता है। उस समय बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे कौन थे जब झारखंड अलग हुआ? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए 22 नंबर, वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? सबसे पहले बिहार किस रचना में मिलता है आपको? तबकाते नासिर से या तारीखे फिरोज शाही से या फिर तुजुके बाबरी, अकबरनामा। इसका जो आंसर होगा तबकाते नासिर से ये जानकारी हमें मिलती है। 23 नंबर, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया, यानी कि नाम दे दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 24 नंबर, किस सुल्तान ने तिरहुत या तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? यानी कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी करने वाले कौन से सुल्तान थे? ये है मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, इसका भी आंसर आपको मोहम्मद बिन तुगलक। क्या जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। बार बार मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आ रहा है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी ले लेना ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक थे कौन। आपको बता दें, यही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसका गयासुद्दीन के बाद ये गद्दी पर बैठता है। इसका जो पहले प्रमुख नाम था ये उल्गू खां और जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। ये 1325 ईस्वी में, कब? 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 1325 ईस्वी पे। और यही जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी और फिर
स्थानांतरित कर देता है, दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करता है और इसका नाम देवगिरी का नाम दौलताबाद रख देता है। इसी को पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, क्योंकि इन्होंने ये अपने कई बार ये अच्छा करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी खराब हो जाता है इसके साथ। ये दिल्ली से अपनी राजधानी को हटा करके इसलिए बाहर करता है ताकि ये बाहर से सुरक्षा पा सके, लेकिन जब ये जाते हैं तो बिना कोई नीति के तौर पे चल जाते हैं। रास्ते में कई सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ राजधानी नहीं है, वहाँ से अपने शासन को भी उठा करके जनता को भी वहाँ से ले जाते हैं। कई सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। जब ये वहाँ पहुँचता है, इतना पागल था, जब पहुँचने के बाद जब ये देखता है कि पीछे कि मेरा कई सारा मृत्यु हो चुका है, कई सारा मर चुका है, तो ये सोचता है कि अब यहाँ पे हम कैसे रह पाएंगे। ये फिर वहाँ से जैसे देवगिरी आता है, देवगिरी से फिर वापस जाता है और वापस आते समय फिर आधा से ज़्यादा मृत्यु हो जाती है। फिर जब दिल्ली आता है तो दिल्ली में देखता है कि दिल्ली में आग लगा दिया गया था उस समय। इसलिए एक तरह से इसको इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। जबकि ये सल्तनत काल में सबसे पढ़े लिखे सुल्तान हुए। सल्तनत काल में सबसे पढ़े लिखे, बात वही है कि जो सबसे पढ़ा लिखा होता है कि वो कुछ ज़्यादा एडवांस करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर बैठता है, तो ये भी बात हो जाती है। ये जो है कृषि के लिए कई सारे व्यवस्था स्थापित किए थे। अमीर कोही नामक एक नवीन कृषि विभाग की स्थापना ये किए थे। साथ ही साथ राजधानी को तो ये स्थापना किए थे। साथ और भी बता दें, ये अलग अलग सिक्के भी चलवाए थे। कासा का सिक्का जिसे फरिश्ता कहा जाता था, तांबा का सिक्का भी इन्होंने चलवाया था। एडवर्ड थॉमस इसके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और इन्होंने एडवर्ड थॉमस को प्रिंस ऑफ मनी की संज्ञा भी दी थी। फ्रेंड्स, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज था। आपको अगर बुरा ना लगे तो ये नॉलेज आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को थोड़ा बैक करके इसे सुन करके दोबारा नोट कर लीजिए। प्रिंस ऑफ मनी की संज्ञा दी थी एडवर्ड थॉमस को। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 25 नंबर, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? राजगीर में जैन मंदिर को अनुदान कौन देते हैं? तो ये फिरोज शाह तुगलक है। ये कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को सैनिक का बहुत शौक होता है, इसलिए इन्होंने अपने रक्षा के लिए यानी कि सेवा सत्कार के लिए लगभग 1,80,000 सैनिक रखे थे। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन थे। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर कौन आसीन थे? तो इसका जो आंसर होगा मलिक भैया और मजदुल मुल्क। ये दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर सी नंबर होगा। 27 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपनी राज विस्तृत किया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो कि बिहार के सैनिक अभियान करके मुंगेर तक अपनी राज का विस्तार कर लिया था? इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा 27 का, ये है सिकंदर लोदी। कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी। चलिए आगे देखते हैं। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? बख्तियार खिलजी का बिहार में सबसे पहला पड़ाव कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका जो आंसर हो जाएगा मनेर। बख्तियार खिलजी का बिहार का पहला प्रभाव मनेर देखने को मिलता है। 29 नंबर, बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता क्या थी? बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे का विशिष्टता क्या थी? तो इसका जो आंसर होगा 29 नंबर का ए बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सलामी दीवार अथवा बेटर वॉल्स इसको बोलते हैं, या फिर लंबूतार गुंबद, ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मनेर स्थित एक बड़ी दरगाह, मनेर में एक बड़ी दरगाह किसका मज़ारा है? किसका मज़ार है? बिहार का मनेर में एक बड़ी दरगाह, ये किसका मज़ार है? ये मखदूम याहिया का मज़ार है। किसका दरबार है? ये मखदूम याहिया का है। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो। इसलिए आप इस क्लास को अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे और अपना प्यार हमें देते रहें।